ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हर साल जो है कहीं ना कहीं पर होता है। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर में पहली बार किस राज्य में होगा? तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर में पहली बार मेघालय में होने जा रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता की ओर। इसकी थीम क्या है? डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता की ओर, क्योंकि थीम भी आजकल जो है बहुत पूछी जा रही है एग्जाम्स में। आगे देखते हैं, यूएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में किस खिलाड़ी ने 16 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है डालिया मोहम्मद ने यूएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अमेरिकी एथलीट डालिया मोहम्मद ने 400 मीटर बाधा दौड़ को 52.20 सेकेंड में पूरा कर उन्होंने 16 वर्ष पुराना रूस की यूलिया पेचिनकोना का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरे तीसरे स्थान पर इसमें कौन रहे? मैक्लालिन, ये सिडनी के हैं, और एस्ले स्पेंसर्स। अगला प्रश्न, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIT की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो है यूपी को स्टार्टअप्स में टॉप माना जाता था। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला राज्य जो है इनमें से कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। DPIT की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स बनाने में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ये आप लोग को विशेष कर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये एक पुस्तक है प्रसिद्ध, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं युवाल नोह हरारी। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। युवाल नोह हरारी जो है कौन है? यूक्रेन में IT विशेषज्ञ हैं, ये इजरायली इतिहासकार और दार्शनिक भी हैं। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में जीवन की चुनौतियों से संबंधित परिदृश्य को बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे डीफ वर्ल्ड 2019 का टाइटल से नवाजा गया है? तो मिस डीफ वर्ल्ड 2019 के टाइटल से नवाजा गया है विदिशा बालियान को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान को मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का टाइटल प्रदान किया गया है। ये इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट या प्रतियोगिता बोकबेला यानी दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई। अगला प्रश्न, इंटरसेप्टर एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश में किया गया है? इंटरसेप्टर एरो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में इजराइल में किया गया है, या ये भी कह सकते हैं कि इजराइल के द्वारा किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 3 का परीक्षण इजराइल ने किया है। ये मिसाइल इजराइल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक निशाना लगाने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है। इजराइल ने इसे अमेरिका की सहायता से विकसित किया है और इसका परीक्षण जो है अलास्का रीजन में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए वित्त सचिव होंगे? तो राजीव कुमार को जो है अगला वित्त सचिव बनाया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव कुमार नए वित्त सचिव होंगे, और ये वित्त सचिव की जो नियुक्ति होती है ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, सबसे महंगी बिकी मनोहारी गोल्ड चाय बहुत चर्चा में है, आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा महंगी बिकी चाय है अब तक की, तो ये किस राज्य का उत्पाद है? ये क्वेश्चन है। तो मनोहारी गोल्ड चाय जो है असम राज्य का प्रोडक्ट है। हाल ही में से इस चाय को गुवाहाटी टी सेंटर में 50,000 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया है, इसीलिए सबसे महंगी चाय होने के कारण जो है चर्चा में है। अगला प्रश्न, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। नेपाल इंडिया लॉजिस्टिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नेपाल इंडिया लॉजिस्टिक्स सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफार्मिंग लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप। इस सम्मेलन में रोड, रेल, इनलैंड वाटरवेज
और एयर कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई भारत और नेपाल के मध्य। अगला प्रश्न, देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत कब से की जाएगी? तो देश की पहली रैपिड रेल सेवा की शुरुआत मार्च 2023 से की जाएगी। अब ये कहाँ से की जाएगी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली रेल रैपिड सेवा गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई के बीच शुरू होगी। रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 17 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर लोग मार्च 2023 से सफ़र कर सकेंगे। इस 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर की यात्रा 2025 तक शुरू कर दी जाएगी। यानी पहले फेज में जो है मार्च 2023 से शुरू होगी, फिर इसको 82 किलोमीटर का पूरा जो है विस्तार दे दिया जाएगा, जो 2025 तक संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित MOJ-2 MOZI-2 विमान का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण जो है MOJ-2 MOZI-2 विमान का परीक्षण, जो कि मानव रहित है, चाइना के द्वारा किया गया है। चीन में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक मानव रहित यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये विमान 15 मीटर ऊंचे लंबो पंखों वाला है और अधिकतम 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसको पूरी तरह से चार्ज होने में 8 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद ये 12 घंटे तक उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल बाढ़ और अकाल जैसी स्थिति में आपात के आंकड़े जुटाने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन जो है रैंकिंग वाले बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा क्षमता में सबसे ज़्यादा शीर्ष देश कौन सा है? चाइना है। IRENA की रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा क्षमता में चाइना, और इसकी क्षमता कितनी है? 1,75,018 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही ये शीर्ष पर है। दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान जापान का है। भारत का स्थान इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये 5वें स्थान पे भारत है इसमें। IRENA क्या होता है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में है। इसमें 160 सदस्य हैं, जिसमें EU भी यानी यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य देश शामिल हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब, ये क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब एक मोबाइल गेम है। इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब एक 3D एयर कॉम्बैट मोबाइल गेम है। इस गेम इंटरफेस में वायुसेना के बारे में बताया गया है। इस गेम में खिलाड़ियों को एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलेगी, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को खिलाड़ी शूट कर सकेंगे। मतलब पूरी तरह से गेमिंग का है ये। और ये गेम बनाने का मुख्य उद्देश्य वायुसेना के कामकाज के बारे में बताना और युवाओं को सेना की नौकरी के प्रति आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, प्रदूषण संबंधित पुरानी शिकायतों को निपटाने के लिए किस संस्था ने रिन्यू द ओल्ड कंप्लेंट अभियान चलाया है? तो ये अभियान जो है चलाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, यानी CPCB ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोशल मीडिया पर महीने से लंबित पड़ी प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निपटाने के लिए रिन्यू द ओल्ड कंप्लेंट नामक एक अभियान चलाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ये बहुत सारी रैंकिंग्स निकालता है यूनिवर्सिटीज़ की और अन्य। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर छात्रों के लिए सबसे बेहतर है, जो इस सूची में सबसे ऊपर है? तो छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर भारत का कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। विश्व में इसको 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई को इसी श्रेणी में 85वां, दिल्ली को 113वां और चेन्नई को 115वां स्थान मिला है। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज में दुनिया के 120 शहरों को शामिल किया गया था और दुनिया में जो पहला स्थान मिला है स्टूडेंट्स के लिए सिटीज़ में, वो है लंदन, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है मेलबॉर्न। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वर्ल्ड का डाटा पूछा जाए, चाहे इंडिया में पूछा जा सकता है। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग व सुजनी कला की कलाकार कर्पूरी देवी का निधन हो गया। तो ये कर्पूरी देवी किस राज्य से संबंधित थी? कर्पूरी देवी भारत के बिहार राज्य से संबंधित थी।
देश विदेश में अपनी कला से पहचान हासिल करने वाली कर्पूरी देवी बिहार की थीं। यह मधुबनी पेंटिंग व सुजनी कला में पारंगित थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने वन बॉटल ऑफ वाटर रिले नामक एक विशेष सार्वजनिक कल्याण की योजना चलाई है? तो वन वाटर ऑफ वाटर रिले योजना जो है ये चाइना के द्वारा चलाई गई है। चीन के कई शहरों जैसे झानियांग, संघाई, हांगजो में वन वाटर ऑफ वाटर रिले की विशेष सार्वजनिक कल्याण योजना चलाई गई है। इसमें बाहरी श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों, सिक्योरिटी गार्ड्स, कचरा बीनने वालों को मुफ्त में बोतल बंद पानी वितरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत किस देश में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना करेगा? तो भारत जो है रूस में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना करेगा। इसे मास्को में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना से इसरो परस्पर तालमेल बनाए रखने के लिए रूस और पड़ोसी देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योगों के साथ सहयोग में सक्षम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने फ्री वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम लॉन्च की है? तो श्रीलंका ने अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम लॉन्च की है और ये जो है भारत समेत अन्य 47 देशों के पर्यटकों के लिए लॉन्च की गई है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है और कोलंबो जो है श्रीलंका की जो है वाणिज्यिक राजधानी है। ओमेगा 1 किस देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट है? तो ओमेगा 1 जो है रूस का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट है। फ्रांस के पैलोक में स्थित ओमेगा 1 फ्रांस का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। यह यूरोप का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फर्म है। यह सितंबर 2019 से काम करना प्रारंभ कर देगा। होप प्रोब ये किस देश का मंगलयान मिशन है जो प्रस्तावित है? तो होप प्रोब जो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स का जो है मंगलयान मिशन है जो अभी प्रस्तावित है। यह मंगल पर भेजा जाने वाला अरब जगत का पहला यान होगा। इस अंतरिक्ष अभियान का नाम अमीरात मंगल मिशन रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सौर मंडल के बाहर सुपर अर्थ की खोज का दावा पेश किया गया है? तो सुपर अर्थ का जो है दावा जो है ये नासा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ ग्रह 357D की खोज नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक यानी CGA का पदभार ग्रहण किया है? तो गिरिराज प्रसाद गुप्ता को जो है लेखा महानियंत्रक भारत का बनाया गया है। ये 1993 के ICAS अधिकारी हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना जिसको DBT भी कहते हैं, DBT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र की ढांचागत संरचना इन्होंने ही तैयार की थी। हाल ही में किसे विप्रो की कमाल संभाली? तो विप्रो की कमाल संभाली है ऋषद प्रेमजी ने। IT कंसल्टेंसी और BPO क्षेत्र की कंपनी विप्रो चेयरमैन अब ऋषद प्रेमजी होंगे। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो भारत को टीबी से मुक्त बनाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इंडिया टीबी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। इस मामले में दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है और तीसरा स्थान गुजरात का है। भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि WHO ने भारत को कब तक जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो WHO ने जो लक्ष्य दिया है वो 2030 का है। तो दोनों ही आपको याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत जल शक्ति अभियान चलाकर वर्षा जल संरक्षण और हेतु यूपी में कितने नए तालाब बनेंगे? तो वर्षा जल संचयन और संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में 15,000 तालाबों की स्थापना की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन व संरक्षण हेतु 15,000 नए तालाब व 11 नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन नदियों में शामिल हैं टेढ़ी नदी, मनोरमा, पांडू, वरुणा, सई नदी, गोमती, अरिल नदी, मोरमा, मंदाकिनी, तमसा। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कुछ नदियां हैं। केंद्र की तर्ज पर किस राज्य ने अपना स्वयं का नीति आयोग गठन करने का जो है प्रस्ताव की तैयारी की है? तो केंद्र की ही तरह जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना स्वयं का एक नीति आयोग गठित करने जा रहा है। राज्य नीति आयोग का ड्राफ्ट नियोजन विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में व्यापारियों के हित में सीमा पर कार्गो का तेज आवागमन सुनिश्चित करने हेतु प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहेंगे, TRS, टाइम रिलीज स्टडी किस मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा? तो ये टाइम रिलीज स्टडी जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। TRS क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन है जिसका उपयोग इंटरनेशनल ट्रेड के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता को मापने के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय 1 से 7 अगस्त के बीच प्रथम राष्ट्रीय TRS कराएगा, यानी टाइम रिलीज स्टडी कराएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा काबिल, KABIL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना हेतु घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है काबिल बनाने की कोयला खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। भारत के घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु नाल्को, HCL, MECL की भागीदारी से कोयला मंत्रालय द्वारा काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण या मैपिंग किया जाएगा? तो ये मैपिंग का काम किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा महाराष्ट्र में ड्रोन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा। गांव के साथ ही साथ नदियों व नहरों की भी सीमा का मापन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है। सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन जो है लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा राज्य की हरियाली के संरक्षण हेतु सेव ग्रीन स्टे क्लीन मिशन को लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दी गई है। ये कितने राज्यों में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है? तो ये भारत के 4 राज्यों में लॉन्च की गई है। वो 4 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। इन राज्यों में जिन परिवारों के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होगा वो इनमें से किसी भी राज्य से चावल व गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता सेनानी व भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया की कौन सी जन्म की वर्षगांठ मनाई गई? तो पिंगली वेंकैया जी की जो है ये 143वीं जन्म शती थी या जन्म की वर्षगांठ मनाई गई। पिंगली वेंकैया का जन्म 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। इनकी 143वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जा रही है। पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया ध्वज प्रारूप गांधी जी के द्वारा 1921 के विजयवाड़ा कांग्रेस सभा में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, कॉटिफ कप ये किससे संबंधित है? तो कॉटिफ कप जो है महिला फुटबॉल टीम से संबंधित एक कप है। कॉटिफ कप 2019 का आयोजन वानसेनिया स्पेन में हो रहा है। यह महिला फुटबॉल टीम से संबंधित है और भारतीय महिला फुटबॉल टीम भी इसमें भाग लेगी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस देश में गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खादी और गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो जाम्बिया में जो है 150वीं जो है गांधी जी की जयंती के वर्षगांठ पर खादी और गांधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी हेतु जो सैंपल
उपलब्ध कराए गए थे वो KVIC के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। KVIC का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये उपलब्ध कराए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला प्रश्न, हाल ही में किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कमजोरों को आवाज़ देने हेतु दिया जाने की घोषणा की गई? तो भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, इनको कमजोरों को आवाज़ देने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है। मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। ये रवीश कुमार सहित अब तक 7 भारतीयों को दिया गया है। पत्रकारिता सहित ये 6 अन्य विधाओं में दिया जाता है। पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश के हाईएस्ट रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रामनाथ कोविंद को जो है गुआना के हाईएस्ट रिपब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुआना पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी कोंकरी है। श्री रामनाथ कोविंद को गुआना के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वाली दीकरी योजना की शुरुआत की? तो दीकरी का अर्थ क्या होता है? लड़की, गुजराती शब्द है ये। तो वाली दीकरी योजना जो है गुजरात में प्रारंभ की गई और ये योजना जो है गर्ल चाइल्ड वेलफेयर हेतु यानी बालिका शिशु कल्याण के लिए चालू की गई है। इस योजना के तहत चौथी कक्षा में प्रवेश हेतु गर्ल चाइल्ड को 4,000 रुपये व 6,000 रुपये छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां हैं? तो मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। मैत्री जो है कोलकाता से ढाका तक चलती है और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक चलती है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में इन दोनों रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गई है, इसीलिए जो है ये करंट अफेयर्स का जो है बिंदु है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हो गया है। वे नोबेल पुरस्कार की किस विधा से संबंधित थीं? तो टोनी मॉरिसन जो है एक साहित्यकार थी, इसीलिए उनको नोबेल दिया गया था। 1993 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में विलंड के लिए इन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। इनका पहला उपन्यास था द ब्लूएस्ट आई। इनके अन्य उपन्यास जो प्रेमिस हैं वो हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में अमेरिकी परमाणु बम हमले की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ये कौन सी बरसी थी? 74वीं बरसी थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला किया था। हिरोशिमा की जो है 74वीं बरसी इस वर्ष जो है मनाई गई है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमृतसर से कोलकाता तक जो औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित है वो 7 राज्यों से होकर गुजरेगा। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, कोलकाता। कोलकाता की जगह यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल पड़ी है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जो है ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो है गुजरेगा। एयर इंडिया की विमान सेवा में महिला कर्मचारियों हेतु अब किस राज्य की हैंडीक्राफ्ट साड़ी का उपयोग किया जाएगा? तो एयर इंडिया में जो है महिला कर्मचारियों हेतु जो है भागलपुर सिल्क साड़ी, जो कि बिहार राज्य का जो है प्रसिद्ध जो है प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग ने भागलपुर सिल्क साड़ी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन साड़ियों की विशेषता क्या होती है? लंबे समय तक इसकी चमक बरकरार रहती है, साड़ी लंबे समय तक चलती है, पुराने होने के बावजूद इसका रंग नहीं खराब होता है और ये कोकून धागों से तैयार की जाती है। साथ ही में ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जल रिपोर्ट के मुताबिक
189 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस सूची में भारत का 13वां स्थान है। भारत समेत दुनिया के 17 देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे देशों में भारत 13वें स्थान पर है, यानी भारत की जो है स्थिति गंभीर है। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा मेलानोमा हेतु एक नैनो टीका बनाया गया है। मेलानोमा किस प्रकार का कैंसर है? तो जो मेलानोमा है ये एक त्वचा का कैंसर है। इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा त्वचा कैंसर के सबसे गंभीर प्रकार मेलानोमा हेतु एक नैनो टीका विकसित किया गया है। इसका इलाज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इक्योथेरेपी से किया जाता है। अगला प्रश्न, नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और जो पहला हथकरघा दिवस था वो 7 अगस्त 2015 को मनाया गया, यानी हथकरघा दिवस मनाने की परंपरा 2015 से प्रारंभ हुई। हाल ही में किस शहर में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल हेतु किया गया? तो 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस का प्रयोग मोहाली में ट्रैफिक कंट्रोल हेतु शुरू हुआ। मोहाली शहर में 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल डिवाइसेस लगाई गई। यह एक प्रकार का वायरलेस सिस्टम है जिसे इंटेलाइट्स भी कहते हैं। इसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की मानवीय संस्था के मुताबिक किस देश में साल 2018 से मलेरिया से 18,000 लोगों की मृत्यु हुई? तो साल 2018 में मलेरिया से 1800 लोगों की मृत्यु बुरुंडी में हुई। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के मुताबिक बुरुंडी में मलेरिया से 1800 लोगों की मृत्यु हुई। साल 2018-19 में बुरुंडी में 5.7 मिलियन लोग मलेरिया से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन स्थानों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क और काशी वन्यजीव विहार, इन तीनों को ही इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न, सभी सुविधाओं से युक्त सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा सुविधाओं से युक्त सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा है किंग फहद एयरपोर्ट, जो कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब का किंग फहद हवाई अड्डा 78,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला हवाई अड्डा है। और भारत का IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2066 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे पतले सोना, जिसका नाम क्या है 2D गोल्ड, तैयार किया गया है? तो 2D गोल्ड तैयार किया गया है ब्रिटेन द्वारा, जो सबसे पतला है। ये 2D गोल्ड सामान्य सोने से 10 गुना ज़्यादा उपयोगी है और यह इंसानी नाखून से 10 गुना ज़्यादा पतला है। 2 अणुओं से मिलकर बने इस शुद्ध सोने की मोटाई 0.47 नैनोमीटर है। और इसका उपयोग कहाँ होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इस प्रश्न का, इसका उपयोग कैंसर उपचार वाले उपकरणों को बनाने में किया जाएगा। हाल ही में किए गए संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 33 हो जाएगी। पहले कितनी होती थी? 31 थी। तो 31 से बढ़कर जो है 33 हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों में निस्तारण में देरी आएगी। सॉर्डीन मछली किस राज्य में पाई जाती है? तो सॉर्डीन मछली जो है केरल राज्य में पाई जाने वाली एक प्रमुख मछली है। सार्डिन मछली के व्यापार में गिरावट के बाद सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है तथा इन मछलियों के इलाकों की पहचान की जा रही है। उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति के अनुसार प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल सिटी विकसित किए जाएंगे? तो प्रदेश में इलेक्ट्रिक मॉडल सिटी 10 विकसित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 तक 70% सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। लखनऊ समेत इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल सिटी के रूप में स्थापित होंगे। हाल ही में किस राज्य
ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है। तो ये जो है शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है। ये जो है इसके अंतर्गत गोवंश का पालन करने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश में 30 रुपये प्रति पशु और इस तरह से 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है ये लगाने की तैयारी कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रिहंद जल विद्युत परियोजना में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो जिला अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से संबंधित इस प्रस्ताव को अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। 14 माह के प्रतिबंध के बाद किस खिलाड़ी ने अमेरिकी तैराकी चैंपियनशिप की 200 मीटर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है रेयान लोशे ने। रेयान लोशे का ये 27वां राष्ट्रीय खिताब है। इस प्रतियोगिता में साइन कास दूसरे पर और जैक फोस्टर तीसरे स्थान पर रहे। किस राज्य ने मिलावटखोरी रोकने हेतु मिलावट को एक संज्ञेय अपराध मानते हुए आजीवन कारावास का प्रस्ताव पारित किया है? तो मिलावटखोरों के लिए जो है आजीवन कारावास का प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य ने पास किया है। यहाँ पर अब मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास प्रदान किया जाएगा। किस राज्य ने बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के साथ ही साथ एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन के परिवारों को भी सस्ता अनाज देने की योजना को फिर से चालू कर दिया है? तो ये काम किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 साल बाद सामान्य परिवारों को फिर से यूनिवर्सल फूड स्कीम के तहत सस्ता अनाज देने की योजना शुरू की है। ओलंपिक खेलों के लिए स्पोर्ट्स एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए मिशन शक्ति किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने चंदरपुर व गढ़चिरौली के एथलीटों को ओलंपिक हेतु तैयार करने हेतु मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये जो इसकी लॉन्चिंग की गई प्रोग्राम की ये आमिर खान के द्वारा लॉन्चिंग की गई थी। विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान सक्षम करना। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इसकी थीम थी माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान सक्षम बनाना। हाल ही में पश्मीना उत्पादों को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पश्मीना जो उत्पाद हैं ये बहुत फेमस हैं। किस राज्य के हैं? तो पश्मीना उत्पाद जो है जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं। पश्मीना उत्पाद लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। पश्मीना बकरियों की ऊन से कपड़े, शॉल आदि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। BIS प्रमाणीकरण के बाद पश्मीना ऊन में की मिलावट में कमी आएगी तथा शुद्ध उत्पाद बाजार में मिलेगा। हाल ही में हाथियों की गणना पर रिपोर्ट जारी की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो हाथियों की इस गणना रिपोर्ट में देश में हाथियों की कुल कितनी संख्या है? 29,964 हाथियों की संख्या है देश में। दक्षिणी राज्यों में ये संख्या क्या है? 14,600। उत्तर पूर्वी राज्यों में 10,139 हाथी शेष बचे हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में ऑपरेशन वेदलाम किस राज्य में चलाया गया? तो ऑपरेशन वेदलाम जो है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन वेदलाम जम्मू कश्मीर में हाल ही में चलाया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा उद्देश्य से पर्यटकों को बाहर न निकलने की हिदायत दी गई तथा सुरक्षा कारणों से स्थान छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। हाल ही में QRSAM
मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो QRSAM मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। QRSAM का जो है फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण स्थल क्या था? बालासोरा उड़ीसा में परीक्षण करता DRDO। इसकी विशेषता क्या है? ये स्वदेशी तकनीक से बना है, 30 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, एक साथ कई निशाना लगाने में सक्षम है और हर मौसम में काम करने वाली मिसाइल प्रणाली है। नीति आयोग के अनुसार भारत में कितने लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 60 करोड़ लोग भारत में पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। 21 बड़े शहरों में 2020 तक पीने का पानी नहीं बचेगा और भारत में 70% जल जो है वो दूषित जल की श्रेणी में आता है। जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत का स्थान है 120वां, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का 120वां स्थान है। यह सूचकांक जल की स्वच्छता उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेटर कौन है? ब्रैडन मैकुलम कौन है? ये एक जो है न्यूजीलैंड के जो है पूर्व क्रिकेटर हैं और ये वैसे तो 2016 में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, लेकिन ये जितने भी T20 लीग हैं वर्ल्ड में सभी में खेलते थे। अब फाइनली इन्होंने T20 लीग से भी संन्यास ले लिया है। इस तरह से इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब जो है संन्यास ले लिया है। मैकुलम ने 101वां टेस्ट मैच में 6,453 रन, 260 वनडे मैचों में 6,083 रन और इसके अलावा 71 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2,140 रन अब तक बनाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप बाधा धाविका सैली पियर्सन ने संन्यास ले लिया है। तो ये सैली पियर्सन जो है किस देश से संबंधित हैं, इस प्रश्न में ये बताना है। तो सैली पियर्सन जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया की विश्व चैंपियन बाधा धाविका सैली पियर ने खेल से संन्यास ले लिया है। ये 2012 लंदन के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और 100 मीटर बाधा दौड़ में 2 बार विश्व चैंपियन पहले रह चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड ओपन 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है चाउ तिएन चेन इन्होंने जीता। अब इस प्रतियोगिता के बारे में सारी जानकारी देखते हैं। थाईलैंड ओपन 2019 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में 30 जुलाई से 4 अगस्त 2019 के दौरान किया गया। इस प्रतियोगिता की जो कुल इनामी राशि है वो $3,50,000 थी। पुरुष युगल वर्ग में यानी कपल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो कि भारतीय हैं और साथ में भारतीय जो है चिराग शेट्टी, इन लोगों ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। और पुरुष एकल वर्ग में चाउ तिएन चेन जो कि चीनी ताइपे के हैं, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। महिला युगल वर्ग में सीहो तनाका और कोहरू यानेमोतो जापान के प्लेयर हैं ये लोग। और महिला एकल वर्ग में चेन युफेई, ये भी जो है चाइना की प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कैब यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कैब के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अरुण लाल को दिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा बंगाल के कप्तान अरुण लाल को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अरुण लाल ने भारत के लिए 1982 से 1989 के बीच में 16 टेस्ट मैच तथा 13 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं। ये बंगाल क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 150 मैचों में 10,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, देश के 20 ट्रिपल IIT में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देश के 20 ट्रिपल IIT में लखनऊ की IIT को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जोसा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। पहले जोसा के बारे में जान लेते हैं। जोसा क्या है? ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। तो जोसा के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रिपल IIT लखनऊ
सीट अलॉटमेंट में देश के 20 ट्रिपल आईटी में प्रथम स्थान पर है। जोसा की ओर से देश भर के ट्रिपल आईटी में दाखिले के लिए सीट अलॉटमेंट 7 राउंड में कराया गया था, उसमें जो है ये निष्कर्ष सामने आया। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा के टेस मिशन ने किस ग्रह की खोज की है? तो ये टेस मिशन द्वारा जो है GJ357D नामक जो है एक ग्रह की खोज की गई है और यह हमारे सौर मंडल से 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। टेस क्या है? जो ये टेस मिशन की बात हो रही है, टेस मिशन का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। टेस मिशन का नेतृत्व मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के द्वारा किया जा रहा है। टेस को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय महिला एथलीट ने पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम भार वर्ग की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है किसने? विनेश फोगाट ने। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने वारसा के पोलैंड में ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। यह इस भार में इनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। इन्होंने यह पदक स्थानीय पहलवान रुखसाना को 3-2 से हराकर जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस महान गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो डेड स्टोन ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेड स्टोन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेड स्टोन ने 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस विभाग के अंतर्गत हाल ही में ई कॉमर्स में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये दिशा निर्देश जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ई कॉमर्स के क्षेत्र में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। ये नियम सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लागू रहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जो है अमेजॉन है और मिंत्रा है, जितनी भी ऑनलाइन सेल की जो साइट्स होती हैं वो सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ई कॉमर्स में ग्राहकों को सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश ड्राफ्ट बनाया गया है। इसके द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा विक्रेताओं को पारदर्शी बनाया जाएगा और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और इसके द्वारा नकली उत्पादों को ई कॉमर्स के माध्यम से रोकने पर भी जो है कानून बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 पारित किया गया। इस बिल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 33 कर दी गई है। लोकसभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी गई है। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। अब 30 जब होता था तो इसके साथ में एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश का पद जुड़ के हम लोग कहते थे कि कुल 31 हैं, लेकिन यहाँ पर केवल न्यायाधीशों की बात हो रही है तो ये 30 से 33 हो गई है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। इस बिल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेस का फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेज विद एक्सीलेंस। तो इस रेस नाम की एक नई शिक्षा मॉडल को या शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया है। ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का एक नया मॉडल लॉन्च किया है, इसे रेस नाम दिया है। इसके माध्यम से राजस्थान में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी तथा शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट को हम लोग हिंदी में आधार अंक करते हैं, तो रेपो रेट में कितने आधार अंकों की अभी हाल ही में कमी की है? तो ये रेपो रेट में कमी जो है 35 अंकों की आरबीआई के द्वारा की गई है।
यह निर्णय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिया गया है। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई छोटी समयावधि के लिए बैंकों को ऋण देता है। जब आरबीआई बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो बैंक को उच्च दरों पर ऋण देना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि रेपो दर का बढ़ाना बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि होने का कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स ने अभी जो है टॉप अर्निंग एथलीट्स की एक सूची जारी की है। उसके अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में भारत की एकमात्र खिलाड़ी पीवी सिंधु शामिल हैं। तो ये पीवी सिंधु को जो है वर्ल्ड लेवल पर कौन सा स्थान इस सूची में मिला है? पीवी सूची को फोर्ब्स की लिस्ट में 13वां स्थान मिला है। दुनिया की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में इकलौती भारतीय हैं जो शामिल की गई हैं। इस सूची में अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स शीर्ष स्थान पर हैं। उसके बाद नाओमी ओसाका, ये भी टेनिस की प्लेयर हैं, और एंजिल कर्बर, ये भी टेनिस की प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया या कहाँ पर चल रहा है? तो ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन शिलांग में आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट का आयोजन पहली बार किसी उत्तर पूर्वी राज्य में किया जा रहा है। शिलांग कहाँ पर है? ये मेघालय की राजधानी। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा मेघालय सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम इम्पॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ये इस सम्मेलन की थीम है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में ई गवर्नेंस से संबंधित पहलों को गति देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इस बार इसका कौन सा संस्करण मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसका जो है 5वां संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग 2019 के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस बार इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं तथा बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, क्योंकि इस उद्योग में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगाई है? तो धारा 370 हटाए जाने से क्षुब्ध होकर जो है पाकिस्तान द्वारा जो है भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर 200% का शुल्क आरोपित कर दिया था। अगला प्रश्न। अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र किसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है? तो अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण कोर इसरो के द्वारा इसके सहयोग से स्थापित हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों को अंतरिक्ष के कचरे यानी स्पेस डेब्रिस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दूरबीनों और रडार का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है। यह नेटवर्क अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और प्रबंधन निदेशालय के तहत स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन सिस्टम स्थापित किया है? तो भारत में पश्चिमी और मध्य रेलवे जोन ने जो है रेलवे में बायोमेट्रिक टोकन सिस्टम स्टार्ट किया है और ये ट्रेन के अनारक्षित कोच में बोर्डिंग की प्रक्रिया को सरल बनाता है, क्योंकि अनारक्षित जब अनरिजर्व्ड डिब्बे में जो घुसने के लिए बहुत मारा मारी होती है, तो अगर उसको पहले से ही 3 घंटा पहले से ही बायोमेट्रिक कराकर जो लोगों को टोकन दे दिया जाए कि इसके एक के बाद एक आराम से घुसेंगे, तो इसके लिए जो है ये बायोमेट्रिक टोकन सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। बायोमेट्रिक टोकन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिससे सामान्य कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से 3 घंटे पूर्व ही एक टोकन दे दिया जाता है। अगला प्रश्न। कोसी मेची लिंकिंग परियोजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो आप कोसी से समझ गए होंगे, कोसी नदी जो है कहाँ पर जो है मुख्यतः, तो ये बिहार में जो है ये योजना लिंकिंग परियोजना प्रारंभ की गई है।
कोसी मेची लिंकिंग परियोजना देश की दूसरी रिवर लिंकेज परियोजना है। ये परियोजना 4900 करोड़ रुपए की लागत के साथ लगभग 5 वर्षों में पूरी होगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद बिहार में आने वाली बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत शीघ्रता से अपना रास्ता बदलती है। अगला प्रश्न, 8 अगस्त को भूपेन हजारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका का संबंध निम्न में से किससे है? तो भूपेन हजारिका कौन है? एक प्रसिद्ध गायक हैं असम के। अब जितने भी लोगों को 8 अगस्त को जो है सम्मान मिला है भारत रत्न, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है आपके एग्जाम में। 8 अगस्त को प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है तथा वह अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों प्रतिष्ठित पदों पर भी कार्य किया है। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध असमिया गायक हैं, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 तक सबसे ज़्यादा सैन्य विमान जो कि युद्ध में काम आते हैं किस देश के पास मौजूद हैं? तो सबसे ज़्यादा सैन्य विमान 2019 तक जो है अमेरिका के पास उपलब्ध हैं और इनकी संख्या कितनी है? 13,998। दूसरा स्थान इस सूची में रूस का है जिसके पास 4,078 विमान है और तीसरा स्थान पर चीन है जिसके पास 3,187 जो है युद्धक विमान है। भारत का स्थान इस मामले में चौथा है, 2,082 विमान भारत के पास हैं सैन्य विमान। तो भारत की पोजीशन जरूर विशेषकर याद रखिएगा और टॉप 3 भी आपको याद रखना है। टॉप 3 क्या हो जाएगा? अमेरिका, रूस और चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस का संचालन किस समझौते के तहत किया गया था? तो समझौता एक्सप्रेस को अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रोक दिया है संचालन को, इसलिए जो है ये चर्चा में है। तो समझौता एक्सप्रेस का जब संचालन शुरू हुआ था वो शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया था। अब ये शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो है 2 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जो है शामिल थे। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को अटारी से लाहौर के बीच शुरू की गई थी। हाल ही में पाकिस्तान ने इस ट्रेन के संचालन को रद्द करने का फैसला किया है। किस लिए? क्योंकि वो धारा 370 जो कश्मीर में हटाई गई है उससे क्षुब्ध है। भारत रत्न सम्मान कितने वर्षों के अंतराल पर हाल ही में दिया गया? तो हाल ही में जो है 4 वर्षों के अंतराल पर भारत रत्न सम्मान जो है दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिवंगत भारतीय जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक जो है असमिया गायक जो है भूपेन हजारिका को हाल ही में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में यह अवार्ड जो है अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले 5वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रणब मुखर्जी जो है भारत रत्न पाने वाले 5वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। इससे पहले राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद व वीवी गिरी को भी जो है सभी पूर्व राष्ट्रपतियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में चर्चित विरासते खालसा म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये म्यूजियम जो है आनंदपुर साहिब में है। आनंदपुर साहिब कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। क्यों चर्चा में आया ये? कि इसने एक दिन में सबसे ज़्यादा विजिट करने वालों की संख्या के आधार पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया, यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका जो है भ्रमण किया एशिया में, और यहाँ जो है 20,569 लोगों ने एक दिन में विजिट किया, जिसके कारण जो है ये रिकॉर्ड बना है। अगला प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन यानी 10 अगस्त को मनाया जाता है। आज जो है नई दिल्ली में जो इस पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होगा, तो इसके बारे में और जानते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूलों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या है? प्रयुक्त कुकिंग ऑयल
यानी यूसीओ से जैव डीजल का उत्पादन करना। जैव डीजल पर राष्ट्रीय नीति जो 2018 में आई थी, इसमें संकल्प किया गया था कि वर्ष 2030 तक हाई स्पीड डीजल यानी HSD में 5% जो है जैव डीजल यानी बायोडीजल को मिश्रित करने की परिकल्पना जो है इसमें की गई थी। अगला प्रश्न, फेम इंडिया स्कीम ये किस मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है? तो फेम इंडिया स्कीम जो है भारी उद्योग व सार्वजनिक मंत्रालय के तहत जो है संचालित हो रही है। फेम इंडिया इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हाइब्रिड बन रही हैं उसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। हाल ही में फेम इंडिया के दूसरे चरण हेतु 5,595 इलेक्ट्रिक बसों के चलाने की मंजूरी मिली है। फेम इंडिया जो स्कीम है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर फॉरेंसिक एवं पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो फॉरेंसिक एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ये खोली जाएगी लखनऊ में। गुजरात के फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही 350 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में फॉरेंसिक एवं पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसमें जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली इकलौती भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो फोर्ब्स की सूची में इकलौती महिला जो भारतीय हैं वो शामिल की गई हैं, उनका नाम जो है पीवी सिंधु है और इनको पीवी सिंधु को जो है विश्व स्तर पर इस लिस्ट में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में 13 स्टार सेरेना विलियम्स ये जो है सबसे टॉप रैंकर हैं यानी फर्स्ट प्लेस पर हैं और जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ये जो है दूसरे नंबर पे हैं। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार इसकी स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो है इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में विक्रम साराभाई पत्रकार पुरस्कार की स्थापना इसरो ने की है। ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहली श्रेणी में 5 लाख रुपए व द्वितीय श्रेणी में 3 लाख रुपए और द्वितीय श्रेणी में 3 लाख के साथ 2 लाख 1 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की जो एक्सरसाइज है एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज ये किस देश में आयोजित होगी? तो SCO की एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज रूस में आयोजित की जाएगी और ये रूस के ऑरेनबर्ग नामक स्थान पर होगी। इसमें भारत भी जो है भाग लेगा, वो अपनी सेना को यहाँ से भेजेगा और यह अभ्यास 10 सितंबर से 21 सितंबर 2019 तक जो है रूस में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभी आयोजित किया गया था। इस दौरान पूरे प्रदेश में एक ही दिन में कितने पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया? तो एक दिन में जो है 22.59 करोड़ पौधे जो है लगाए गए, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड बनाया गया और ये पौधे एक ही दिन में लगाए गए। इसकी पूरी संख्या क्या है? 22,59,81,116 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण महाकुंभ की शुरुआत लखनऊ में हुई जैती खेड़ा गांव से। 76,823 पौधे एक ही स्थान पर लगाकर प्रयागराज ने भी प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर जन समस्याओं के समाधान हेतु व जन सुनवाई में किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है अमेठी जिले को। अमेठी और कासगंज ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई और समस्याओं के निस्तारण में पहला स्थान प्राप्त किया है प्रदेश में। राजधानी लखनऊ की रैंक इसमें 55वीं है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली तीसरे स्थान पर इसमें रहे और गाजीपुर जो है जन सुनवाई के मामले में सबसे पिछड़ा जिला रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष पुराने पेड़ों को हेरिटेज के रूप में संरक्षण का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश में जो भी पेड़ 500 से 1000 वर्ष पुराने हैं उन्हें हेरिटेज के रूप में विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 से 1000 साल पुराने पेड़ों को हेरिटेज के रूप में संरक्षण देने का आदेश दिया है। बाराबंकी में एक कल्प वृक्ष है जिसकी उम्र जो है 5000 साल से अधिक बताई जाती है। अगला प्रश्न, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है?
तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड जो है कीर्ति सुरेश को दिया गया है। कीर्ति सुरेश जो है तेलुगु फिल्म मेहनती हेतु जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसी में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड जो है आयुष्मान खुराना को अंधाधुन और विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म से चुनी गई है हिलारो। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो है ये एक मराठी फिल्म है जो पानी फिल्म के लिए इसको अवार्ड मिला है। और बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू यानी सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में पैडमैन को जो है ये अवार्ड दिया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्यों की विकास दर के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो राज्यों की विकास दर के मामले में भारत में सबसे टॉप पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य की विकास दर कितनी है? 12.58%। दूसरा स्थान जो है इसमें मिला है आंध्र प्रदेश को, जिसकी विकास दर 11.02% है। और तीसरा स्थान बिहार को मिला है 10.58% के साथ में। उत्तर प्रदेश को इसमें 17वां स्थान मिला है जो काफ़ी पिछड़ा है और इसकी विकास दर जो है 6.46% मात्र आंकी गई है। अगला प्रश्न, अपनी औषधीय विशेषताओं के लिए मशहूर सोलो पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सोलो पौधा जो है लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख का सोलो पौधा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सांस लेने की समस्या से परेशान होने वालों को इससे उबरने में मदद करता है। यह शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। कम ऑक्सीजन के ऊंचाई वाले इलाकों में सेना के जवान इससे प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। हाल ही में इस पौधे का जिक्र प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में किया था, तभी से जो है ये चर्चा में है। किस राज्य में अंडर वाटर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो अंडर वाटर ट्रेन चलेगी कोलकाता में। बंगाल के कोलकाता में देश का पहला अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। कोलकाता की यह 16 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट मेट्रो ट्रेन सेवा सॉल्ट लेक 5 को हावड़ा मैदान से जोड़ेगी। 4 स्तरीय सुरक्षा कवच की सुरंग द्वारा इसे हुगली के पानी से बचाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पार्क में कस्तूरी मृग 3 साल के बाद देखा गया है? तो कस्तूरी मृग देखा गया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिरण प्रजाति से संबंधित कस्तूरी मृग शर्मीला जानवर माना जाता है और यह आसानी से सामने नहीं आता है। कस्तूरी मृग 2400 से 3600 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। हाल ही में किस देश की स्पाइडर नामक एक मिसाइल का परीक्षण भारत में पोखरण में किया गया? तो ये स्पाइडर नामक जो मिसाइल है ये इजराइल की मिसाइल है जिसका परीक्षण भारत में पोखरण में किया गया। ये मिसाइल 15 किलोमीटर दूर से हवा में दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। भारत इसे पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कितने वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 जो है वन्यजीव अभयारण्यों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन में शामिल हैं तमिलनाडु के 11 वन्यजीव अभयारण्य, उसके अलावा महाराष्ट्र का 1 वन्यजीव अभयारण्य और छत्तीसगढ़ का जो है 1, यानी जिसका नाम है अचानकमार टाइगर रिजर्व। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद संरक्षित क्षेत्रों से लगे 1 किलोमीटर के दायरे में खनन, पत्थर उत्खनन, पत्थर काटना आदि पर जो है प्रतिबंध आरोपित कर दिया जाता है। ओकोतनिक नामक लड़ाकू ड्रोन किस देश का है? तो अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये जो है रूस का है। ओकोतनिक लड़ाकू ड्रोन विमान रूस का है। ये 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जिसलिए ये विश्व स्तर पर चर्चा में है। और ये पायलट रहित ड्रोन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो इस दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला और सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला मानव रहित ड्रोन विमान भी है। काजिन सारा झील, ये इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो है विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची झील है अब तक जितनी भी खोजी गई हैं। तो ये किस देश में है? ये नेपाल में है।
काजिनसारा झील हाल ही में नेपाल में खोजी गई है। अनुमानतः यह झील 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु अभी आधिकारिक रूप से इसे सत्यापित नहीं किया गया है। यह झील विश्व की सबसे ऊंची झील होने का रिकॉर्ड बना सकती है जब इसका सत्यापन हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में ही 4919 मीटर यानी 16138 फुट की ऊंचाई पर स्थित तिलिचो झील अभी विश्व की सबसे ऊंची झील बनी हुई है। लेकिमा चक्रवात हाल ही में किस देश में तबाही मचा रहा है? तो लेकिमा चक्रवात जो है चीन में आया है और वहाँ काफ़ी इसके कारण तबाही हुई है। लेकिमा चक्रवात ने पूरी चीन में तबाही मचाई है। चीन के ओजियांग प्रांत में इसके सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। हाल ही में किस देश ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है फलक, तैयार किया है? तो ये एयर डिफेंस सिस्टम फलक किस देश का है? ईरान का है। फलक एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने विकसित किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है और ये रूस के गामा रडार का विकसित रूप है। कुकिंग ऑयल से, यानी जो खाने वाला तेल होता है, जब वो वेस्ट हो जाता है उससे बायोडीजल बनाने की योजना भारत के कितने शहरों में शुरू की गई है? तो ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के 100 शहरों में अभी हाल ही में शुरू की गई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस योजना को भारत के 100 शहरों में शुरू किया गया है। IOCL, BPCL व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने का संयंत्र स्थापित कर रही है। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम क्या है? शुभमन गिल, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। शुभमन गिल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने 17 साल पुराना गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रसिद्ध जोशुआ पौधे के बारे में एक रिसर्च सामने आई है। तो ये जोशुआ पौधे किस देश में पाए जाते हैं? तो जोशुआ पौधे जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। जोशुआ पौधे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। जोशुआ पौधों का दूसरा नाम क्या है? सेमिनल U2, ये इसका नाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये पौधे इस सदी के अंत तक समाप्त हो जाएंगे और इन पौधों के समाप्त होने से पृथ्वी का जो तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसीलिए इस रिसर्च को बड़ा जो है माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसको अभी हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली कब से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2019 से जो है भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। 31 अक्टूबर को एकता दिवस व सरदार पटेल की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर व लद्दाख को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2020 तक वन आच्छादन कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया, यानी फॉरेस्ट कवर जो है उसका क्या लक्ष्य रखा गया? तो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य 15% रखा गया है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ मनाया गया था, जिसमें 22.59 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और 2022 तक प्रदेश में वन आच्छादन 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई जाएगी? तो पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ बन रही है? कोलकाता में, और कोलकाता में ये हुगली नदी के नीचे इस प्रोजेक्ट के बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है 2021 तक पूरा हो जाएगा। कृषि आशीर्वाद योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो कृषि आशीर्वाद योजना हाल ही में झारखंड राज्य में शुरू की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये झारखंड में प्रारंभ की गई है। इस स्कीम में जिन किसानों के पास 1 एकड़ या इससे कम जमीन है उन्हें 5,000 रुपये तथा 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 25,000 रुपये कृषि की देखभाल हेतु दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को अभी हाल ही में ऐड किया गया है, यानी नया खेल उसमें कौन सा ऐड किया गया है?
तो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट की अभी हाल ही में एंट्री हुई है। 1998 के बाद पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को जगह मिली है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। महिला क्रिकेट टीम इन खेलों में भाग लेंगी। हाल ही में किस भारतीय संस्था या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की एक कमांडो यूनिट जिसका नाम रखा गया है कोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, कोरस जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये कमांडो यूनिट कोरस जो है रेलवे यानी भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की गई है। इन कमांडो यूनिट की तैनाती जम्मू कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट नामक एक फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रियम चटर्जी को। प्रियम चटर्जी कौन है? एक बहुत प्रसिद्ध जो है भारतीय शेफ हैं। प्रियम चटर्जी कृषि और पाक कला का सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान पाने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं। फ्रांस सरकार ने भारतीय लजीज व्यंजनों को नए ढंग से पेश करने में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट से सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। किस भारतीय एथलीट को एशियन एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो एशियन एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य किसको चुना गया है? भारत की उड़न परी यानी पीटी ऊषा को। एशियन एथलेटिक्स कमीशन में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? उज्बेकिस्तान के एंड्रे अब्दुलवासिद। और तथा 5 सदस्यों में एकमात्र भारतीय सदस्य किसको चुना गया है? पीटी ऊषा को। मोटर स्पोर्ट्स के FIM वर्ल्ड कप में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो FIM वर्ल्ड कप में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ऐश्वर्या पिस्पी हैं। FIM वर्ल्ड कप क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म में बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्सई ने वर्ल्ड टाइटल जीता है। वे ऐसी करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड हाल ही में किस राज्य के बोर्ड को दिया गया है? तो वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड हाल ही में बिहार राज्य के शिक्षा बोर्ड को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी कैटेगरी में बिहार विद्यालयी परीक्षा बोर्ड को इसमें सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े तोते का जीवाश्म मिला है? काफ़ी चर्चा में है ये सब्जेक्ट। तो सबसे बड़े तोते का जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड में। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में विश्व के सबसे बड़े तोते का जीवाश्म पता लगाया है। यह 1 मीटर लंबा और 7 किलोग्राम वजनी है। आकार और वजन के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे हेराक्लीज इंस्पेक्टस नाम दिया है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17वीं T20 कप को जीतकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? थाईलैंड की महिला T20 क्रिकेट टीम ने। थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17 T20 मैच जीता है तथा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा है जिन्होंने 16 मैच जीते थे। जुलाई 2018 से थाईलैंड महिला टीम कोई भी मुकाबला अब तक नहीं हारी है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस पुस्तक को अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा उनके 2 साल के कार्यकाल पर लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में चेन्नई में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय शोधकर्ताओं को बिल खोदने वाले एक मेढक की प्रजाति मिली है? तो ये प्रजाति जो है झारखंड में मिली है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में स्थलीय मेढक की बिल खोदने वाली एक प्रजाति का पता चला है। यह स्प्रेथेका वंश की मेढक प्रजाति है जिसे पूर्वी भारत में पाया गया है। किस देश में सबसे बड़े सैंड आर्ट्स उत्सव को मनाया गया? सैंड आर्ट्स यानी जो बालू से जो है कला बनाई जाती है। तो ये सबसे बड़ा सैंड आर्ट्स उत्सव आयोजित किया गया इजराइल में। इजराइल के एस्केलॉन में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल बनाया गया। ये सबसे बड़ा सैंड आर्ट्स उत्सव था जिसमें दुनिया भर के
आर्टिस्टों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, कौन सा देश पुनः भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनने जा रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुनः शब्द का प्रयोग हुआ है। पिछले 2 सालों से इराक जो है सबसे बड़ा जो है तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ था भारत के लिए, लेकिन अब जो है सऊदी अरब जो है, जो नए बिल्कुल रीसेंट आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार सऊदी अरब जो है भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इराक के साथ जो है कई सारे प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय थोप दिए गए हैं, जिसकी वजह से उससे जो है तेल की सप्लाई जो है अब कम हो गई है। तो कुछ समय पहले तक जो है सऊदी अरब ही भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान इराक भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया था। अब पुनः सऊदी अरब से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। अनुसूचित जनजातियों को वनाधिकार दावे और भूमि मान्यता देने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो अनुसूचित जनजातियों को वनाधिकार दावे और भूमि मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार के ट्राइबल मिनिस्ट्री यानी जो आदिवासी जनजातियों के संबंध में जो मिनिस्ट्री है उसके अनुसार जनजातियों को वनाधिकार पत्रकों के वितरण के मामले में उड़ीसा पहले नंबर पर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 टर्म अलग अलग यूज हुए हैं। वनाधिकार पत्रकों के वितरण के मामले में उड़ीसा नंबर 1 है और वन भूमि की मान्यता प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और वन भूमि की मान्यता प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय हेतु भारत में किसकी स्थापना की जा रही है? तो तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय रहे इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पद बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों ही जो है आएंगे और ये सभी सेनाओं का प्रमुख होगा। भारत में अब तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जा रहा है। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख इसके अधीन होंगे। इसके तहत 4 स्टार वाले जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था अमेरिका और बहुत सारे देशों में पहले से लागू है। हाल ही में किस देश में शक्तिशाली तूफान जिसका नाम रखा गया था क्रोसा, तो क्रोसा ने किस देश में दस्तक दी? क्रोसा आया जापान में। शक्तिशाली टाइफून क्रोसा ने जापान में तबाही मचाई है। इसने जापान के हिरोशिमा क्षेत्र में दस्तक दी है। किस देश में वयस्क मनुष्य के आकार के बराबर विशालकाय पेंगुइन के जीवाश्म मिले हैं? तो ये पेंगुइन के जीवाश्म जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? न्यूजीलैंड में। 3.5 करोड़ वर्ष पुराना पेंगुइन जीवाश्म न्यूजीलैंड में मिला है। इस विशालकाय समुद्री पक्षी का कद 1.6 मीटर और वजन लगभग 80 किलोग्राम रहा होगा, जो इसके जीवाश्म को देख के अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने। क्रॉसवैलिया वैपारिसस नामक यह पेंगुइन प्रजाति न्यूजीलैंड तट पर 50 से 60 लाख वर्ष पहले पाई जाती थी। जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जूनियर विश्व कप कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं दीपक पुनिया। पहलवान दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग में 18 साल में भारत के लिए पहले जूनियर विश्व चैंपियन बने हैं। उन्होंने एस्टोनिया में रूस के एलिक सम्बजुखेव को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने किस देश को हराकर T20 शारीरिक दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप सीरीज को जीत लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये T20 शारीरिक दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप जो है भारत ने जीता है और किसको हरा के जीता है? फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जो है भारत ने ये क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। प्रबल दावेदार भारत ने फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर यह सीरीज जीती। इस T20 शारीरिक दिव्यांग विश्व कप सीरीज का आयोजन कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में किया गया था। स्पेक्टर इंडेक्स के मुताबिक सक्रिय सैन्य सैनिक के मामले में किस देश की सैन्य क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय सैन्य सैनिक क्षमता जो है कहाँ की है? चीन की है, जहाँ पर लगभग
21,83,000 सैनिक जो है सक्रिय रूप से हैं। दूसरा स्थान इस सूचकांक में भारत का है जहां पर 13,62,500 सक्रिय सैनिक हैं, और तीसरा स्थान अमेरिका का है जहां 12,81,900 जो है सैनिक हैं। दूसरी उदय एक्सप्रेस किन किन शहरों के बीच दौड़ेगी? तो दूसरी उदय एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के मध्य चलाई जाएगी। ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। भारतीय रेल की दूसरी उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनर यात्री एक्सप्रेस विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच दौड़ेगी। पहली उदय एक्सप्रेस जो है कोयंबटूर और बेंगलुरु के मध्य जून 2018 में प्रारंभ की गई थी। हाल ही में बेंगलुरु तथा चेन्नई सेंट्रल के बीच में भी एक उदय एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई गई है। उदय एक्सप्रेस की विशेषताएं क्या है? यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई डबल डेकर एयर कंडीशनर ट्रेन है, और इस ट्रेन में वाईफाई सुविधा के साथ साथ डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सन सिटी मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन हैं? तो इस प्रतियोगिता को जीता है डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 7-6, 4-6 से पराजित करके इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न। हाल ही में मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी का निधन हो गया है, वो किस विधा से संबंधित थे? तो मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड तथा 2007 में नाटक अकादमी अवार्ड तथा 2011 में पद्म भूषण अवार्ड जो है प्राप्त किया था। अगला प्रश्न। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने हाल ही में भारत में पहली नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट जारी की है। इस सूची में कितने टेस्टों को शामिल किया गया है? तो इस नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट में 159 टेस्ट को शामिल किया गया है। भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने हाल ही में भारत की पहली नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, जिसको NEDL शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा, जारी की है। इस सूची में 159 टेस्ट शामिल हैं। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटरी सिस्टम के उस गैप को कम करना है। नेशनल इसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का उपयोग ग्रामीण स्तर पर से जिला स्तर पर किया जाएगा, और इसके क्रियान्वयन से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व मानवता दिवस 2019 मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या था? तो विश्व मानवता दिवस का विषय था वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका मुख्य विषय वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस था। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है, और विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ये भी जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा गया है। तो 19 अगस्त को जो है विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो जलवायु परिवर्तन विषय पर 28वीं बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया, और ये आयोजन जो है ब्राज़ील के साओ पालो में किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। जलवायु परिवर्तन पर बेसिक मंत्रिस्तरीय बैठकों के आयोजन की जो स्थापना है वो नवंबर 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न। प्रथम केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत का जो पहला केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान है, इसकी स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य रसायन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस संस्थान से गुजरात के वापी, अलंकेश्वर, वलसाड, भरूच और अहमदाबाद में स्थित रसायन उद्योगों को विशेष लाभ होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा सम्मेलन था। इस सम्मेलन का शीर्षक था अध्यापक शिक्षक की यात्रा स्थानीय से वैश्विक। इस सम्मेलन का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के लिए चयन समिति के विभिन्न खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किए गए। इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति के प्रमुख कौन हैं?
तो इसके प्रमुख हैं जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन हैं? मैरीकॉम, वाईचिंग भूटिया, अंजुम चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज तथा कमलेश मेहता। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए, पदक तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवास स्कूल लॉन्च किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय स्कूल उत्तर प्रदेश में जो है खोले जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खोले जाएंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सबसे ज़्यादा 10 कमाई करने वाले अभिनेताओं की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के किस अभिनेता को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड लेवल पर जो है भारत के अक्षय कुमार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सर्वाधिक 10 कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची जारी की है और अक्षय कुमार इसमें चौथे पायदान पे हैं। इनकी कुल कमाई जून 18 से जून 20 के बीच में 19 के बीच में $6.5 करोड़ आकी गई है। और इस सूची में सबसे पहले नंबर पे हैं जॉनसन, दूसरे नंबर पर किस हेम्सवर्थ और तीसरे नंबर पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन के चेंगडू में संपन्न हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भारत के किस पुलिस बल ने 10 पदक जीते हैं? तो भारत के जो है CISF द्वारा जो है 10 पदक इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं। CISF ने चीन के चेंगडू में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 10 पदक जीते हैं। इसमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एक वैश्विक खेल स्पर्धा है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। इस इवेंट में 70 से अधिक देशों के एथलीट्स 60 इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्टेट रूफटॉप सोलर एक्टिवेशन इंडेक्स यानी सरल, जिसको इंग्लिश में सरल कहा गया, जारी किया है? तो ये इंडेक्स जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने रूफटॉप और सौर ऊर्जा क्षमता के लिए सरल नामक एक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है, यानी टॉप पर कौन है? कर्नाटका। इस रैंकिंग को नई दिल्ली में रिव्यू प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग मीटिंग विद स्टेट्स एंड स्टेट पावर यूटिलिटीज़ में जारी किया गया या लॉन्च किया गया। अगला, सरल जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रूफटॉप सोलर एक्टिवनेस इंडेक्स। इस प्रकार का ये पहला सूचकांक है जिसके द्वारा रूफटॉप और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौंपे गए प्रयासों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI ने किसे 5 वर्ष के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार दे दिया है? तो BCCI के द्वारा टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार जो है पेटीएम को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मैच जो भारत में खेले जाएंगे उनके स्पॉन्सरशिप का अधिकार पेटीएम को प्रदान किया है। इसके लिए पेटीएम 326.80 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। हाल ही में किसे गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गृह सचिव नियुक्त किया गया है अजय कुमार भल्ला को। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अफसर अजय कुमार भल्ला को केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह सचिव नियुक्त किया गया है और ये राजीव गौबा का स्थान लेंगे। राजीव गौबा को अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति की बैठक में अजय कुमार को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में रक्षा उत्पादन सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा उत्पादन सचिव के रूप में सुभाष चंद्र को नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अफसर हैं। इन्हें रक्षा उत्पादन सचिव के रूप में अजय कुमार का स्थान लेंगे। वर्तमान में ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का सचिव बनाया गया है ब्रिज कुमार
अग्रवाल को। ब्रिज कुमार अग्रवाल 1985 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं। इन्हें लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने महासागरीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो महासागरीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा घोषित करने के प्रस्ताव की मंजूरी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई है। अब महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा आदि से उत्पादित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा। हाल ही में किसने पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक, बहुत चर्चा में था ये भी, माइक्रोप्लास्टिक के कारण मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये माइक्रोप्लास्टिक पर रिपोर्ट जारी की है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के कारण मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों के संबंध में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पेयजल एवं माइक्रोप्लास्टिक का वर्तमान स्तर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, परंतु भविष्य में इसके संभावित खतरों पर और अधिक अनुसंधान यानी रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत सामाजिक एजेंसी द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी नवाचार जैसे बिग डेटा के प्रयोग से किस प्रांत में आपदाओं को बेहतर पूर्वानुमान लगाने और इनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी? तो ये क्षेत्र कौन सा है? चीन प्रशांत क्षेत्र। रिपोर्ट के अनुसार बिग डेटा के उपयोग से जोखिम में फंसे लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाया, आपदा से पूर्व लोगों को चेतावनी जारी करने और आपदा के बाद तुरंत राहत कार्य जारी करने में इससे सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड के द्वारा AAA यानी AAA रेटिंग प्रदान की गई है? तो AAA रेटिंग मिली है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। न्यू डेवलपमेंट पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा AAA रेटिंग प्रदान की गई है। इसे AAA रेटिंग किसी भी संस्थान के डिफ़ॉल्ट होने की न्यूनतम संभावना को व्यक्त करता है, डिफ़ॉल्टर होने की। इस प्रकार की रेटिंग से NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में निवेश को लेकर निवेशकों का सकारात्मक माहौल पैदा होगा। NDB वर्तमान में 5 ब्रिक्स देशों में 37 परियोजनाएं संचालित कर रहा है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील के अमेजॉन वनों में कितनी बार वनाग्नि लग चुकी है, यानी वहाँ जंगल में आग लग चुकी है? तो ये संख्या कितनी है? 74,155 बार जो है वहाँ पर अब तक आग लग चुकी है, जो कि बहुत ही इस समय भयावह स्थिति में है। अमेजन वन आग लगने की घटना बीते वर्ष 2018 से कुल 85% तक बढ़ गई, यानी वहाँ पर जो वन में आग लगने के हादसे हैं उनकी दर जो है 85% तक बढ़ गई है। हाल ही में वैश्विक या घरेलू कारकों के परिणामस्वरूप रुपया अपने किस स्तर को पार करते हुए विगत 8 महीने के सबसे निचले पायदान पर या निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो रुपया जो है 72 रुपये के निचले स्तर को पार कर गया है। हाल ही में वैश्विक या घरेलू कारकों के परिणामस्वरूप रुपया 72 रुपये के स्तर को पार करते हुए विगत 8 महीनों के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। रुपये में गिरावट का सबसे प्रमुख कारण चीन की मुद्रा युआन में हुए अचानक मूल्य ह्रास को माना जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा भारत क्राफ्ट पोर्टल सरकार ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? भारत क्राफ्ट पोर्टल, इसको लॉन्च किया जाएगा सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये ई-कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का स्वदेशी संस्करण है। इसका निर्माण अलीबाबा और अमेजॉन की तर्ज पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में द डायरी ऑफ मनु गांधी पुस्तक को कहाँ लॉन्च किया गया? तो द डायरी ऑफ मनु गांधी जो चर्चित पुस्तक है इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी 1943-44 पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को भारतीय राष्ट्रीय
अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक को वास्तविक रूप से गुजराती में लिखा गया था तथा इसका अनुवाद त्रिदीप सुहृदय के द्वारा किया गया है। इसमें मनु गांधी तथा महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन है। हाल ही में किस देश ने बाबर 373 हवाई सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? तो बाबर 373 हवाई सुरक्षा प्रणाली का अनावरण जो है किया गया है ईरान के द्वारा। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित हवाई सुरक्षा प्रणाली बाबर 373 का अनावरण किया। यह अनावरण ईरान के राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने बाबर 373 को देश के मिसाइल रक्षा नेटवर्क में शामिल करने का आदेश दिया है। हाल ही में लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये पहली महिला बन गई हैं आरोही पंडित। आरोही पंडित इस लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। आरोही पंडित 23 वर्षीय कमर्शियल पायलट हैं और वे महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस पूर्व वित्त मंत्री का निधन हो गया? तो अभी ये तो रिसेंट की खबर है, अरुण जेटली जी का निधन हो गया जो पूर्व वित्त मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अरुण जेटली का निधन हो गया। ये काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। ये 26 मई 2014 से 30 मई 2019 के बीच वित्त मंत्री रहे और ये राजनीति के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे तथा बहुत सारे पदों में ये सरकार में काम किया इन्होंने। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में किस राज्य की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये निःशुल्क दवा योजना जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है राजस्थान सरकार की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के 2 घटक हैं, निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराना और निःशुल्क परीक्षण को सुनिश्चित करना। हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में दिया जाता है। अब ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो ये चारों श्रेणियां जो हैं भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा 27 अगस्त 2019 को की गई है। अगला प्रश्न, 7वें कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 7वें कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। 7वें कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन का आयोजन 2019 में नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन 27 से 29 अगस्त के बीच में दिल्ली के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में किया जा रहा है। इसका आयोजन सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन की थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों के लिए कम्युनिटी रेडियो। तो इसका जो थीम है ये जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करण की घोषणा कर दी है। इस संस्करण का नाम क्या रखा गया है? तो आप जानते हैं कि एंड्रॉयड के जो वर्जन आते हैं ज़्यादातर उनका नाम खाद्य पदार्थों के नाम पर रखा गया है, लेकिन इस बार इसका नाम सिंपली एंड्रॉयड 10 रखा गया है। इससे पहले एंड्रॉयड के सभी संस्करणों का नाम खाद्य वस्तुओं पर रखा जाता था और इसका जो कोड नेम है इसका ये है एंड्रॉयड क्यू। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि इसका कोड नेम क्या रखा गया है एंड्रॉयड 10 का, एंड्रॉयड क्यू। इसे 3 सितंबर 2019 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लाभांश तथा आधिक्य के रूप में सरकार को कितने रुपए का हस्तांतरण करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश का आधिक्य के रूप में भारत सरकार को देगा। इससे पहले अगस्त 2018 में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने सरकार को
40,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक जुलाई से जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है, यानी इसका जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक रहता है और सामान्यतः अगस्त में ये लाभांश का वितरण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस लाभांश से सरकार को बैंकों में पूंजी डालने में सहायता मिलती है। हाल ही में किस राज्य ने अपना अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग करना शुरू कर दिया है? तो ये मांग जो है उठ रही है कहाँ से? नागालैंड से। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के महासचिव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक अलग ध्वज और एक अलग संविधान की मांग की है। पूर्वोत्तर में स्थित नगा समुदाय और नगा संगठन ऐतिहासिक तौर पर नगा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नगालिम राज्य बनाने की मांग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। नगालिम या ग्रेटर नगा राज्य का उद्देश्य मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों को नगालिम में विलय करना है और ये देश की जो है पुरानी समस्याओं में से एक है। हाल ही में किस राज्य में सबसे ऊंची गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। मिनी वृंदावन कहे जाने वाले चंदौसी शहर में श्री गणेश मेला लगता है, जो कि उत्तर भारत में अपना जो है एक बहुत प्रमुख मेलों में स्थान रखता है। तो इसके साथ ही ये नगर एक विशेष पहचान और बनाने जा रहा है। चंदौसी में ही सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 135 फीट। कहीं कहीं जो है कुछ सोर्सेज में इसको 140 फीट लिखा है, लेकिन अधिकांश जगह पर जो है इसको 135 फीट ही लिखा गया है। ये 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा। वर्तमान में सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 85 फीट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपोर बील के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो आप जानते हैं दीपोर बील कहाँ पर है? ये असम में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम सरकार को दीपोर बील गुवाहाटी के पश्चिम किनारे पर स्थित एक प्रमुख आर्द्र भूमि है, जो है एक वेटलैंड है, के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। दीपोर बील एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और एक रामसर साइट भी है, जिसके निकट एक आरक्षित वन भी है। दीपोर बील ताजे पानी की एक झील भी है तथा अतिक्रमण के कारण लंबे समय से इस क्षेत्र में कमी हो रही है। कभी 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला यह क्षेत्र अब घटकर मात्र 5000 हेक्टेयर रह गया है। दीपोर बील प्रवासी पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का यहाँ पर वास होता है। वर्ष 2018 में राष्ट्र स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन दीपोर बील में ही किया गया था। तो दीपोर बील जो है पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये असम के गुवाहाटी के निकट स्थित है। ये भी याद रखना आपको। साथ ही ये भी याद रखना है कि ये रामसर साइट है और इसी नाम से यहाँ पर एक ताजे पानी की झील है, जिसको अब इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत लोग जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं भारत में मौजूद हैं? तो भारत में पूरी दुनिया के कुष्ठ रोगियों में से 66% रोगी जो है केवल भारत में जो है निवास करते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2005 में कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया था और उस समय राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसार दर 0.72 प्रति 10,000 लोगों तक पहुंच गई थी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में कुष्ठ रोग के 1,35,485 मामले सामने आए थे। मार्च 2017 तक प्रदेश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 53 जिलों में कुष्ठ रोग की प्रसार दर 2 प्रति 10,000 पाई गई थी, यानी 10,000 में से 2 लोगों को कुष्ठ रोग हो रहा था, ये उसकी दर थी। ये कौन कौन से राज्य थे? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप और दिल्ली। इन सभी में जो है 2 प्रति 10,000 की दर से कुष्ठ रोगियों की जो है पहचान की जा रही थी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला तैरता परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम रखा गया है अकादमिक लोमनोसोम,
लॉन्च किया है। तो ये अकादमिक लोमनोसोम नामक तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर जो है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमनोसोम लॉन्च किया है। पर्यावरणविद ने इस रिएक्टर की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे बर्फ पर चेरनोबिल, यानी जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी रिएक्टर कारण, उससे संबंधित बर्फ पर चेरनोबिल और परमाणु टाइटेनिक का नाम दिया है। अकादमिक लोमनोसोम जो कि परमाणु ईंधन से भरा हुआ है, रूस इसके संयंत्र का उपयोग आर्कटिक क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन की खोज हेतु करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने वर्ष 2015 की किस बाढ़ को मानव निर्मित आपदा की संज्ञा दी है? यानी वो कौन सी बाढ़ थी जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो मानव निर्मित थी, मानवीय कारणों से वो आई थी? तो चेन्नई की बाढ़ जो 2015 में आई थी उसको मानव निर्मित आपदा का संज्ञा दी गई है। चेन्नई की बाढ़ और वर्तमान जल संकट इस बात का संकेत हैं कि किस प्रकार झीलों एवं नदियों के अतिक्रमण ने भारत के छठे सबसे बड़े शहर को पर्यावरण असंवेदनशीलता की स्थिति में पहुंचा दिया है। हाल ही में रेलवे ने शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में कितने प्रतिशत छूट देने की तैयारी की है? तो रेलवे ने शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन्स में किराए में 25% की छूट देने की तैयारी की है। रोडवेज और सस्ती विमानन सेवा से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए रेलवे ने अब शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में 25% तक रियायत देने की तैयारी की है। छूट देने से टिकटों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। ये छूट वातानुकूलित कुर्सीयान, एग्जीक्यूटिव कुर्सीयान और सीटों के आधार पर किराए में दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की तर्ज पर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़े कई विभाग यानी जल संसाधन से जुड़े कई विभागों का विलय कर एक जो है जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है और इस विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है, यानी उनको इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग के अनुसार शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत के विराट कोहली को। नवीनतम रैंकिंग में विराट कोहली को सबसे ज़्यादा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में स्टीवन स्मिथ को दूसरा तथा केन विलियमसन को तीसरा स्थान दिया गया है। हाल ही में नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी ओपायड संकट में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो जॉनसन एंड जॉनसन पर 4100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के एक जज ने नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े ओपायड संकट के मामले में दिग्गज अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 57.2 करोड़ डॉलर जो कि लगभग 4100 करोड़ रुपए है का जुर्माना लगाया। जॉनसन एंड जॉनसन करीब 60% मादक पदार्थों की आपूर्ति करती थी। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाकुंभ की सफलता के बाद राज्य सरकार ने फिर से कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो अब अगले चरण में 25 करोड़ पौधे जो है उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पौधारोपण अभियान अगले वर्ष 2020 तक चलेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है और इसका वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण की अगर बात करें तो वो 7,442 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2017 में वनावरण में 278 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षावरण में 398 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। इस उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इस उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष बनाया गया है संजीव नंदन सहाय को।
हाल ही में केंद्र ने विद्युत की बिक्री और खरीद की संरचना और व्यवस्था को बदलने के लिए सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नंदन सहाय द्वारा किया जाएगा। हाल ही में UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको कॉप कहते हैं, तो कॉप 14 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कॉप 14 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? भारत में। भारत में 2 से लेकर 13 सितंबर 2019 के दौरान यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कॉप 14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इस इवेंट में 200 से अधिक देशों के लगभग 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और लगभग 100 देशों के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो क्या होगा? मरुस्थलीकरण तथा भूमि का निम्नीकरण। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र की स्थापना कोयम्बटूर में की गई है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान केंद्र, जिसको सैकॉन कहते हैं, में राष्ट्रीय पक्षी विश्वविज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य पक्षियों की प्रजाति पर रासायनिक प्रदूषकों के प्रभाव का अध्ययन करना और इसके जनसंख्या तथा समुदायों से जोड़ना है। इस केंद्र द्वारा कीटनाशकों, भारी धातुओं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इत्यादि के पक्षियों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट SURE, जिसको श्योर कहा जाएगा, तो इस श्योर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो श्योर प्रोजेक्ट जो है कपड़ा उद्योग से यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में प्रोजेक्ट श्योर को लॉन्च किया। उसका उद्देश्य सतत फैशन की ओर अग्रसर होना है। प्रोजेक्ट श्योर का अर्थ क्या है? सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। ये वस्त्र उद्योग द्वारा शुरू की गई है। इस किस्म की प्रथम पहल है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय कपड़ा निर्यात संघ, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ, IMG रिलायंस तथा लैक्मे फैशन वीक के आयोजनकर्ताओं द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए किसको चुना गया है? तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए प्रभाकर सिंह को चुना गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक प्रभाकर सिंह को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 के लिए चुना है। ये पुरस्कार इंजीनियरिंग व तकनीकी के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। उन्हें यह सम्मान इंजीनियरिंग दिवस के अवसर पर यानी 15 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महान इंजीनियर M विश्वेश्वरैया को समर्पित किया गया है और उन्हीं की याद में इस दिन को इंजीनियरिंग दिवस के रूप में, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के हम लोगों ने 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखा। ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।